आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूँ सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का, कराएंगे आलमी दुनिया से बाखबर। चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते। सबसे पहले बात फिलिस्तीन और इसराइल की। दरअसल गाजा पट्टी में खून खराबे के बाद फिलिस्तीनी तंजीम हमास और इसराइल के बीच फायर बंदी पर इत्तेफाक हो गया है। हमास के तर्जुमान फवाज बरहूम ने यह कहा है कि मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में फायर बंदी पर इत्तेफाक किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त गाजा की सूरत हाल काबू में है और इस गोलीबारी की और उसकी गोलीबारी में मौत हो गई। इसके बाद इसराइल ने मिसाइल और तोपों से हमास के अक़वाम मुत्तहिदा और मिस्र की मुआवनत की वजह से सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ है। हमास और फिलिस्तीन की दूसरी मज़ाहमती तंजीमें इलाके में अमन के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइल को अपनी गाज़िबाना पॉलिसी बंद करनी होगी। फिलिस्तीनियों को अपनी दिफा का पूरा हक है। हम इसराइल को गाजा पर कब्जा करने नहीं देंगे। हमें आज़ादी और इज्जत के साथ रहने का हक है, जैसा कि दूसरे लोगों को है। और हमारे साथ मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट शौकत भारती साहब फोन के जरिए जुड़ चुके हैं। सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। सर, हर रोज गाजा में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, इसका कोई हल है भी कि नहीं? नहीं, इसका तो हल दिखता नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये इस फिलिस्तीनियों के साथ जो है हालात तंग होते चले जा रहे हैं। तो कोई रास्ता अगर नहीं निकल रहा है तो ये जंग मेरे नहीं समझ में आती कि रुकेगी। क्योंकि अभी देखिए कि जॉर्डन नदी के वेस्ट बैंक में रहने वालों के लिए जो फैसला किया गया है पार्लियामेंट में इसराइल के, कि अब उनको वहां की जो अदालत है उसमें वो अपील भी नहीं कर सकते, उनको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंट्रोल में है इसराइल के। दूसरी बात यह है कि एक बहुत ही सीक्रेट डील आ रही है, इसे डील ऑफ सेंचुरी के नाम से बताया जा रहा है। उसमें खुलेआम अमेरिका ने यह तय किया है कि बैतुल मुकद्दस जो है वो सीधे सीधे इसराइलियों के हवाले कर दिया जाए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन। ये फिलिस्तीनी कभी मानेगा नहीं, ठीक है, और ना ये दुनिया भर के मुसलमान मानेंगे। तो अब आप देखिए कि जो कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प जो है वो यहाँ के भी क्या नाम है यानी यहाँ के भी प्रेसिडेंट हो गए हैं, इसराइल के भी। डील ऑफ द सेंचुरी नाम की जो चीजें लीक हो रही हैं, इसमें तो इतना ज्यादा फिलिस्तीनियों के खिलाफ मामला है कि आप समझ भी नहीं सकते। अभी तो फिलहाल मिस्र ने और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर ये सीज फायर करा दिया है, लेकिन उसके साथ में आप देखिए कि वहाँ के क्या नाम है डिफेंस मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि हम जंग किसी भी वक्त क्या नाम है छेड़ सकते हैं। तो ये जो सर, लेकिन ट्रम्प हुकूमत जो है फिलिस्तीन के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। ऐसे में आखिर इसराइल को रोकेगा कौन? देखिए, इसराइल को रोकने का जो तरीका था वो अरब कंट्रीज अगर मिलकर एक साथ रुकते, जिस तरह से उर्दुगान ने कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और जब तेल अवीव को कैपिटल बनाने की बातचीत हो रही थी, या एम्बेसी शिफ्ट होने की बातचीत, तो आपने देखा कि जो ये अरब लीग की या ये मुस्लिम कंट्रीज की जो मीटिंग हुई, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। मैंने कहा था कि इलेक्शन है वहां के ऊपर टर्की में, ये सिंपैथी हासिल करने के लिए। हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि इस इशू के लिए सबसे ज्यादा सीरियस जो है वो ईरान है, और यही वजह है कि ईरान को सब कुछ झेलना पड़ रहा है। और सीरिया जो सप्लाई लाइन थी वो चूंकि क्या नाम है फिलिस्तीनियों की सबसे बड़ी सप्लाई लाइन थी, इसलिए वो सीरिया डिस्टर्ब कर रहे थे। तो अगर आप देखें कुल मिलाकर तो ये सीरिया हुआ और ईरान हुआ, इनके अलावा कौन कंट्री है जो फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा है? कोई नहीं। लेकिन सर, 70 साल हो गए ये सुने हुए कि दो मुल्की नजरियात का हल निकाला जाना चाहिए, जहां पर इसराइल और फिलिस्तीन को बराबरी का हक होगा, लेकिन आजाद फिलिस्तीन स्टेट दूर दूर तक नजर नहीं आता। सर देखिए, एक बात बहुत क्लियर कट है कि ये फिलिस्तीनियों का वतन है, ये उनका मुल्क है, उन्होंने इनको पनाह दिया है, ठीक है। और जब इनको पनाह दी है तो आज उनके लिए ही पनाह खत्म कर दिया इन्होंने। हाँ,
ये रोजाना उन पर जुल्म कर रहे हैं। ये तो कहीं से भी मतलब ये इंसानियत है ना शराफत है। उनके मुल्क में गए, तुमको पनाह दिया, सब कुछ दिया, और आज तुमने उनका ही जीना दूभर कर रखा है और उनको तुम सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हो, और उसके अलावा तुम वहां से निकालना भी चाहते हो। गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल उठा के देखिए, उसमें सिर्फ फिलिस्तीन से ही फिलिस्तीनियों को निकालना नहीं है, बल्कि इराक का पूरा हिस्सा है उसका। अच्छा, तो एहसान फरामोशी की अगर मिसाल दी जाए इसमें, तो कोई शायद कहीं से भी गलत नहीं होगा कि यहाँ पर वाज़ेह सबूत मिलता है। सर बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इस तमाम बातचीत के लिए देखना होगा कि यह वाकई इस पूरे मसले का हल नहीं, और एक एक वक्त के साथ जरा जरा जो लम्हा गुजर रहा है उसके साथ फिलिस्तीन और छोटा और महदूद होता जाएगा। इधर शामी अफवाज ने जुनूबी शाम के सूबे दरा में बागियों के जेरे कब्जा इलाके में शदीद बमबारी की है, और इस हमले में 26 आम शहरी भी मारे गए और दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। इसमें बास की हालत नाजुक है, और शाम में इंसानी हुकूक की निगरां तंजीम अल मुर्शीद ने बताया कि रूस और शामी तैयारों ने दरा के देही इलाके हौज अल यरमुक को निशाना बनाया। इस इलाके पर दाइश तंजीम से ताल्लुक रखने वाले एक ग्रुप फसील खालिद बिन वलीद का कंट्रोल है। अल मुर्शीद का कहना है कि हमलों में कई देहात और कस्बे फिजाई हमलों और बैरल बम के धमाकों की लपटे में आ गए हैं। इनमें तहसील हीत अल शिजरा शामिल है, और इन हमलों में 26 लोग मारे गए हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। 19 जुलाई से दरा सूबे में फौजी ऑपरेशन के बाद 90% इलाकों पर शामी हुकूमत का कब्जा हो चुका है। सिर्फ दाइश तंजीम के जेरे कब्जा कुछ इलाकों को कंट्रोल में लाना बाकी है। इधर शामी बागियों ने इस्राएली सरहद के करीब कनीत्रा सूबे के इलाके को खाली कराने का काम शुरू कर दिया है, और बागी हथियार डाल करके ये इलाका बशर अल असद की फोर्सेस के हवाले करने पर तैयार हो गए हैं। आज गोलान पहाड़ियों में वाक़े एक गांव उम्मे बातिना में कई बसें और गाड़ियां दाखिल हुई ताकि शामी अपोजिशन ग्रुप को वहां से निकालकर इदलिब मुंतकिल किया जा सके। और इन खला का मुआहदे में जो बातें शामिल है उनमें 2011 से पहले के हालात की वापसी और अपोजिशन जंगजुओं और उनके खानदानों का शामी हुकूमत के जेरे इंतजाम आने को कबूल करने या फिर मुआहदे को मुस्तरद करने वालों का शुमाली इलाकों में मुंतकिल हो जाना शामिल है। और कनीत्रा सूबे से इनखला की कार्रवाई ऐसे वक्त में हो रही है जब दरा और कनीत्रा के बकिया देही इलाकों में शामी फौज की वसी पैमाने पर तैनाती अमल में आ रही है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने शामी हुकूमत और तमाम फरीकैन से अपील की है कि वो आम शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जरूरी कदम उठाएं। अक़वाम मुत्तहिदा रेफ्यूजी एजेंसी ने कहा कि शाम के जुनूबी मगरिबी दरा और कनीत्रा सूबे में लाखों लोग बेघर हो गए हैं। उन्हें सेफ पैसेज मुहैया कराया जाए ताकि मुतासरा लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा रेफ्यूजी एजेंसी के तर्जुमान आंद्रिज महसिक ने यह कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा शामी और रूसी हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार है ताकि लाखों तारिके वतन अपने घरों को लौट सके। We have taken note of the Wednesday's announcement by the Syrian and Russian authorities concerning the setting up of a center in Syria to help refugees who return home. UNHCR has not yet seen the details of this plan, but we are ready to engage in discussions about these plans with the government of Syria and the Russian Federation. Refugees always have the right to return. UNHCR stresses that any plan that aims to enable refugees to exercise this right must be aligned with international standards, meaning that returns must be voluntary, they need to take place in a safe and dignified conditions, and need to be sustainable. इधर अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों का सिलसिला जारी है। अफगान हुकूमत की सिक्योरिटी जराये ने बताया कि जुनूब मशरिकी सूबे गजनी में तालिबान के हमले में कम से कम 12 पुलिस जो एहलकार हैं वो हलाक हो गए हैं। गजनी के सूबाई काउंसिल के रुकन असमत जमरादुल के मुताबिक तालिबान शिद्दत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान 6 घंटे तक जारी रहने वाली इस झड़प में 20 दीगर एहलकार जख्मी हो गए हैं। यह झड़प गजनी के जिला किला बाग पर कब्जे की कोशिश के दौरान हुई, और वहीं जुमे के रोज भी तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में
कायम चेक पोस्ट पर हमले किए थे। इसमें 14 पुलिस एहलकार हलाक और दीगर 10 जख्मी हुए थे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में नई अमेरिकी हिकमत अमली नाफिज होने के बाद तालिबान के हमले बढ़ गए हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस साल के आखिर में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दूसरी बार मुलाकात कर सकते हैं और अमेरिकी हुक्काम ने बताया कि यह बातचीत व्हाइट हाउस में हो सकती है। व्हाइट हाउस की तर्जमान सारा सैंडर्स ने अपने ट्विटर पर यह बताया कि सदर ट्रंप ने इस साल के आखिर में पुतिन को वॉशिंगटन बुलाने के लिए कौमी सलामती के लिए मुशीर जॉन बोल्टन से कहा और इस सिलसिले में बातचीत भी हो रही है। ऐसी उम्मीद है कि पुतिन 9 नवंबर को होने वाले ज़िमनी कांग्रेस चुनाव से पहले या बाद वॉशिंगटन आ सकते हैं। हालांकि अभी यह वाज़ेह नहीं हो पाया है कि पुतिन इस दावत को कबूल करेंगे या नहीं। ट्रंप ने फिनलैंड में पुतिन के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद दूसरी मुलाकात मुनक्किद करने की बात कही थी। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा था कि वो पुतिन के साथ दूसरी मुलाकात चाहते हैं ताकि हम एक बार फिर से दहशतगर्दी और जौहरी फैलाव, साइबर हमलों, तिजारत, यूक्रेन और शुमाली कोरिया समेत कई मुद्दों पर बातचीत कर सके। वहीं अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि कई इशूज को सुलझाने के लिए दोनों आला लीडरान के बीच मुज़ाकरात जारी रहनी चाहिए। Yeah, I'm happy that the two leaders of two very important countries are continuing to meet, and if that meeting takes place in Washington, I think it's all to the good. Those conversations are incredibly important. We have our senior leaders meeting all across the world with people that we have deep disagreements with. It is incredibly valuable to the people of the United States of America that President Putin and President Trump continue to engage in dialogue to resolve the difficult issues that our countries face between each other. I think this makes enormous sense, and I'm very hopeful that that meeting will take place this fall. और वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिकी यूक्रेन में रेफरेंडम की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मांग को ठुकरा दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप किसी रेफरेंडम की हिमायत नहीं करते। अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान गैरेट मार्कस ने कहा कि रूस और यूक्रेन के सरकार के बीच डोनाबास इलाके में जारी तनाज़ी को खत्म करने के लिए हुए समझौते में रेफरेंडम का कोई मुतबादिल शामिल नहीं है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप और पुतिन के बीच हेलसिंकी में हुई मुलाकात के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि अमेरिका इस कदम में रूस की हिमायत कर सकता है। अमेरिका में रूस के सफीर एनातोली एंतोनोव ने बताया कि हेलसिंकी मुज़ाकरात में दोनों लीडरों ने अलहदगी पसंद वाले मशरिकी यूक्रेन में रेफरेंडम कराने पर बातचीत की थी। अमेरिका ने कहा कि ट्रंप पुतिन की मुतवज़्ज़े मुलाकात में भी इस इशू पर बातचीत की उम्मीद नहीं है। और अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक जो हैं उनसे शुमाली कोरिया पर सख्त मुआशी पाबंदी को बनाए रखने की अपील की है। शुमाली कोरिया मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरीस से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए पोम्पियो ने कहा कि हमें यह देखने की जरूरत है कि किम जोंग डी न्यूक्लियराइजेशन का वादा निभा रहे हैं या नहीं जो उन्होंने दुनिया के साथ किया था। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा कि शुमाली कोरिया पर उस वक्त तक पाबंदी जारी रहेगी जब तक किम अपना वादा पूरा नहीं करते। And it's not my description of what needs to take place. Chairman Kim made a promise. Chairman Kim told not only President Trump but President Moon that he was prepared to denuclearize. The scope and scale of that is agreed to. The North Koreans understand what that means. There's no mistake about what the scope of denuclearization looks like. So what do we need to see? We need to see Chairman Kim do what he promised the world he would do. It's not very fancy, but it's the truth. इधर प्लेबॉय मॉडल को मुंह बंद रखने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप ने पैसे दिए थे। इससे मुतालिक एक ऑडियो सामने आया है। ट्रंप के लंबे वक्त तक वकील रहे माइकल कोहेन ने खुफिया तौर पर यह बातचीत रिकॉर्ड की थी। यह बात साल 2016 में हुए सदारती इंतखाबात से पहले की है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप प्लेबॉय की एक साबिक मॉडल को
पेमेंट करने का जिक्र कर रहे हैं। मॉडल का कहना है कि ट्रंप से उनका अफेयर था। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी, उसके मुताबिक इस रिकॉर्डिंग से मुतालिक लोगों ने बताया कि कोहेन के दफ्तर पर इस साल छापे के दौरान वो रिकॉर्डिंग जब्त की गई थी। जांच एजेंसियां न्यूयॉर्क में कोहेन के बैंक और टैक्स फ्रॉड की भी जांच कर रही हैं। वहीं ट्रंप के अटॉर्नी जनरल जूलियानी ने टाइम्स को बताया कि कोहेन से पेमेंट का जिक्र किया था, लेकिन वो कभी दिए नहीं गए। उन्होंने कहा कि 2 मिनट से भी कम की रिकॉर्डिंग है और इसमें सदर ट्रंप कहीं से भी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। इधर इंसानी हुकूक की तंजीम PHE यानी कि फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स ने म्यांमार सिक्योरिटी अफवाज पर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मंसूबाबंद तरीके से हमला करने, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम लगाया है। PHE ने अपनी जांच में पाया कि म्यांमार के सिक्योरिटी अफवाज ने रोहिंग्याओं के खिलाफ गोली, बम और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश के मुजाहिरीन कैंप का दौरा करने और मुतासरा अफराद की फिजिकल जांच के बाद यह बात सामने आई है। म्यांमार की फौज ने रोहिंग्याओं के कत्ल व गारतगिरी में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि इससे कबल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी म्यांमार फौज पर रोहिंग्याओं के घरों को आग लगाने, कत्ल व गारतगिरी, खवातीन के साथ इस्मत दरी के इल्जाम लगाए थे और जांच का मुतालबा किया था। आपको बताते कि पिछले साल म्यांमार के रखाइन में तशद्दुद भड़कने के बाद 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान अपने घर बार छोड़ करके बांग्लादेश सरहद के करीब कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं और इन दिनों बरसात की वजह से हालात और ज्यादा खराब हैं। The evidence we've collected from our field investigations, and the forensic evidence in particular, indicate that a large-scale and well-coordinated attack was perpetrated on the civilians, particularly the Rohingya civilians living in Chutpien on the afternoon of August 27th last year, almost a year ago, that involved the use of guns, machetes, multiple types of weapons against women, children, and men who lived in that village. और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। कोलंबिया में अमन मुआहदे के तहत FARC यानी कि रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया के बागियों को पार्लियामेंट में कुछ सीटें दी गई हैं और इसी के तहत FARC लीडरों ने पार्लियामेंट में ओहदे का हलफ उठाया। आपको बता दें कि सदर जुआन मैनुअल सैतोन्स ने 2016 में फार्क रेबल्स के साथ एक आम समझौता किया था, अमन का समझौता था। इसके तहत यह कहा गया था कि अब बागी अपनी सियासी पार्टी बना करके सियासत में हिस्सा लेंगे। इन लोगों के लिए पार्लियामेंट की लोअर और अपर हाउस में 5-5 सीटें मुख्तस भी कर दी गई थी ताकि ये लोग मेन स्ट्रीम में शामिल हो सके। कोलंबिया में दहाइयों से फार्स रेबल्स अलहदगी की तहरीक चला रहे थे, इसमें हजारों लोग मारे गए, लेकिन अब अमन मुआहदे के तहत ये कोलंबिया के मेन स्ट्रीम सियासत का भी हिस्सा बन गए हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने तनाज़े के बाद अपने एक बॉडीगार्ड को बरतरफ कर दिया है। मैक्रों के सिक्योरिटी गार्ड अलेक्जेंडर बेनेला पर मई डे के दौरान एहतजाज कर रहे तमाम लोगों को पीटने का इल्जाम था। फ्रांस के सदारती दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया कि अलेक्जेंडर बेनाला का वीडियो वायरल होने के बाद उसे मुअत्तल कर दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच के भी हुक्म दिए गए हैं। फ्रांस के एक अखबार ली मांद ने मैक्रों हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि उन्हें इस वाक़े की जानकारी थी, बावजूद इसके फ्रांसीसी सदर ने कोई कदम नहीं उठाया। जब इससे मुतालिक मैक्रों से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बढ़ते आगे, सिंगापुर हुकूमत ने यह कहा है कि नामालूम हैकरों ने महकमा सेहत के एक मरकज पर साइबर हमला करके कम से कम 1.5 मिलियन अफराद का जाती डेटा चोरी कर लिया है और चोरी होने वाली मालूमात में वजीर आजम ली हसीन लोंग का डेटा भी शामिल है। सिंगापुर हुक्काम का कहना है कि सेहत मरकज पर हमला मुल्की तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला और जाती मामूलात को चोरी करने का इंतहाई खतरनाक वाकया है।
वाज़ेह है कि सिंगापुर के डिजिटल मुल्क करार दिया गया है और वहां पर राब्तों के लिए सबसे ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल होता है। हुकूमत की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CSA और महकमा सेहत की तरफ से तहकीकात शुरू कर दी गई है। तहकीकाती इदारों के मुताबिक ये साइबर हमला एक दनिष्ठा कार्रवाई है। इसे पूरी मंसूबाबंदी के साथ किया गया। इधर अमेरिका के मिसूरी की एक झील में सयाहती कश्ती हादसे का शिकार हो गई। इसमें मरने वालों की तादाद 17 हो गई है। स्टोन काउंटी शेरिफ डॉम रडार के मुताबिक यह हादसा ब्रासन के पास टेबल रॉक झील में जुमेरात की रात में पेश आया। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। कश्ती में सवार 5 लोगों का ये अब तक भी पता नहीं चला है। इस कश्ती में 31 लोग सवार थे। राहत और रसानी का काम अब भी जारी है। बता दें आपको कि एक चश्मदीद के जरिए बनाए गए हादसे के वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 डक बोट तेज लहरों में फंस गई। इनमें से एक किनारे पहुंच गई लेकिन एक डूब गई। मौसम महकमे के मुताबिक हादसे के वक्त इलाके में 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। Obviously, as you can see, this is a very tough night for us. It's going to be a long night for a lot of people. This is a hard subject to talk about. So we've opened up the doors to City Hall to allow some of the family members who are involved in this situation to be here, to be comforted, to have a place to go during one of the most difficult times in their life. इधर मिस्र के बंदरगाही शहर इस्कंदरिया से मिलने वाले 2000 साल पुराने एक ताबूत से मकामी अफराद को उम्मीद थी कि इस ताबूत में सिकंदर आजम के बाक़ियात होंगे, लेकिन माहिरीन आसार कदीमा ने इस ताबूत में 3 ममियां दरियाफ्त की हैं। माहिरीन का कहना है कि ये किसी फौजी कमांडर के हो सकते हैं क्योंकि उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं और इस्कंदरिया में घनी आबादी के बीच काले रंग के इस ताबूत से 3 ममी बरामद हुई हैं। इस ममी की बात की जाए तो इसका राज क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपको भी बता दें कि इस्कंदरिया शहर की बुनियाद सिकंदर आजम ने 321 कब्ल मसीहा में रखी थी और ये शहर आज तक उसी के नाम से ही जाना जाता है। और नाज़रीन, आपने बचपन में कार्टून की किताब पढ़ी होगी, कॉमिक्स पढ़ी होगी या टीवी पर कार्टून फिल्में देखी होंगी, लेकिन आपने कभी जीता जागता कार्टून देखा है? नहीं ना। आज हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका के सैन डिएगो, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कॉमिक बुक मेला मुनक्किद किया गया। खास बात यह कि लोगों ने अलग अलग तरह के कॉमिक कैरेक्टर की छवि बनाकर मेले में पहुंचने और लोगों को खूब महसूस किया। आइए देखिए आप भी ये दिलचस्प नजारा। Excuse me, ladies, can we have a chat? और वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।